नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो अगले आधे घंटे कई अहम खबरों पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन आज एक भावुक दिन है क्योंकि आज बप्पा की विदाई का दिन है। तो सबसे पहले बात गणपति विसर्जन की। जी हां, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। 10 दिनों तक विराजने के बाद आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति को पूरे धूमधाम से विदा किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में आज गणपति विसर्जन की धूम देखते ही बन रही है। लाल बाग के राजा समेत बड़े बड़े पंडालों से बप्पा की विदाई यात्रा निकाली जा रही है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ मुंबई गूंज रही है। गली मोहल्ले, सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए भक्त गणपति की मूर्तियों को शानदार तरीके से विदा कर रहे हैं। गणपति विसर्जन के मौके पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद कर रखी है। 18 सितंबर की सुबह विसर्जन तक विशेष ट्रैफिक के नियम लागू किए गए हैं। कई जगहों पर भारी वाहनों और प्राइवेट बसों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि विसर्जन, जुलूस और यातायात बिना किसी रुकावट के चल सके। मुंबई के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको बप्पा की विदाई की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो गणपति विसर्जन की है। जी हां, ये विसर्जन की तस्वीरें लाल बाग के राजा की कह लें, अंधेरी चा राजा कह लें, मुंबई के अलग अलग हिस्सों की। ये तस्वीर जरा देखिए, सबसे अद्भुत तस्वीर जिसका इंतजार लोगों को होता है, ये है लाल बाग के महाराज, लाल बाग के राजा की भव्य विदाई। किस तरह से इस भव्य पंडाल से ये विदाई यात्रा शुरू हुई। इतने दिनों तक भारी संख्या में लोगों ने इसी पंडाल में लाल बाग के राजा के दर्शन किए। आपको बता दें कि 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, 11-12 घंटे तक लोगों ने इंतजार करके लाल बाग के राजा के दर्शन किए। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे और आज उनके लिए भावुक दिन। ये तमाम सेवक जिन्होंने बप्पा की सेवा की, आज वो उन्हें विदाई देते हुए इस मन के साथ, इस मुराद के साथ कि फिर अगले बार इसी जोश के साथ आपका स्वागत करेंगे। लाल बाग के राजा का स्वागत होगा और विसर्जन में आप पूरी तरह से जोश, उत्साह, उमंग, रंगों को पूरी तरह देख पा रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चौपाटी की है, जहां पर हर कोई, आज उनके लिए एक आखिरी दिन है जिस पर लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, जुहू चौपाटी की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग विदाई देते हैं। ये गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लोग बप्पा को विसर्जन करते वक्त पूरी तरह से चाहते हैं कि वो उनके साथ उनके अंतिम दर्शनों तक मौजूद रहे और ये तस्वीरें हैं। चलिए, गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें तो आपने देख ली, जरा कुछ रिएक्शन भी दिखाते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। अभी दुख तो है ही इस पावन पवित्र पर्व पे, बट आज से ही हमारी इंतजार है कि फिर से, जैसे बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, तो डे 1 से हमें स्टार्ट है कि फिर से गणपति आएंगे और हम फिर से हर्षोल्लास की तरह मनाएंगे। गणपति विसर्जन अपने आप में एक हमारे लिए महापर्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी गणेश जी जाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी करके जाते हैं। और सभी लोगों की, यहाँ जो दर्शक हैं, आपके सभी दर्शकों की मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी दर्शकों के लिए कि उनकी भी मनोकामनाएं गणेश जी उसी तरीके से पूरी करें जैसे गणेश जी हर परिवार की, हर घर की, हर सदस्य की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। और मुंबई जो है वो मिसाल देती है हर बार, और इस बार भी
मुंबई ने एक खास मिसाल दी। गणपति बप्पा की विदाई के मौके पर जहां जोश उमंग भक्त नाच गाते नजर आए, लेकिन जोश के बीच उन्होंने किस तरह से एक एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए मिसाल पेश की, जरा उसकी तस्वीरें, कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए भीड़ के बीच किस तरह से लोगों ने रास्ता दिया एक एम्बुलेंस को, यानी कि बप्पा की विदाई के बीच भी लोगों के जीवन का महत्व इस एक तस्वीर ने समझा दिया। आमतौर पर जो हमारे पास खबरें आती हैं देश के कई कोनों से कि इतनी भीड़ रही, इतना जोश रहा, कई बार कई प्रदर्शनों के चलते लोगों की जिंदगी पर बनाती है, लेकिन यहां पर मुंबईकर्स ने जो एक मिसाल पेश की वो बेमिसाल है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको लाल बाग की कुछ तस्वीरें दिखाई। हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले वहां का जायजा लिया, वहां की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाल बाग की विदाई की जिस तरह से शुरुआत हुई, अतुल की ये रिपोर्ट देखिए। गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लौकरिया, इस जयकारे के साथ साथ अब बड़ी बड़ी जो मंडल की गणपति है वो गिरगांव चौपाटी यानी अपनी मंजिल तक पहुंचनी शुरू हो गई है। परेल के महाराजा की इस समय आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो सबसे बड़े गणपति मंडलों में से एक मूर्ति जो करीबन 24 से 25 फीट ऊंची है वो गिरगांव चौपाटी पहुंच चुकी है। और मंडल के लोग जो लेकर, आप सोचें इतनी भारी, इतनी ऊंची जो मूर्ति है उसको खींचकर लाते हुए जो ये भक्त और जो मंडल के लोग हैं वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं, एनर्जी से लबरेज हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे इस बात की भी मायूसी है कि बप्पा 10 दिन उनके बीच रहने के बाद अब विसर्जित होने के लिए अपने आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं गिरगांव चौपाटी। और पूरा का पूरा जो जन सैलाब है इस समय आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत मूर्ति है। भगवान शिव के ऊपर कंधे पे सवार गणपति इस समय दिखाई दे रहे हैं। योद्धा के अवतार में देखते हुए जो लोग हैं यहाँ पर मंडल के, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आप लोग कार्यकर्ता हैं, इतनी दूर से लालबाग से लेकर इनको आए हैं परेल से, क्या कहेंगे, परेल से लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? आज हमको ही बहुत दुख हो रहा है कि आज बप्पा का विसर्जन है। हम लोग ये हर साल मतलब बप्पा कभी आएंगे हम वही सोच में रहते हैं। आज हम बहुत दुखी तो है लेकिन आनंद भी है, खुशी भी है। विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, सारी दुख दर्द उन्होंने साल भर की अभी आपसे ले ली है। अब उम्मीद है कि अगले साल फिर से आएंगे। दुगने जोश के साथ, डबल जोश के साथ आएंगे और जोश के साथ आएंगे। तो एक जयकारा गणपति बप्पा मोरया, परेल महाराजा का विजय असो। परेल महाराजा का विजय असो, इस तरीके के जो जय घोष हैं वो इस समय आपको सुनाई दे रहे होंगे। और इस तरीके के जो मंडल हैं एक एक करके बड़ी बड़ी मूर्तियां अब अपने मंजिल यानी गिरगांव चौपाटी पे पहुंचनी शुरू हो गई हैं। और सबसे पहले इस समय परेल के महाराजा गणपति मंडल की सबसे बड़ी मूर्ति इस समय गिरगांव चौपाटी पे आ गई है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 10 से 11 घंटे बाद, चूंकि दक्षिण मुंबई का एक बड़ा हिस्सा दौरा करना होता है मन्नतों के राजा लालबाग के लिए, वो जो है अपना सफर तय करने के बाद यहाँ पर गिरगांव चौपाटी विसर्जन के लिए आएंगे। बिल्कुल, तो एक तरफ आपने लाल बाग की तस्वीर देखी, दूसरी तरफ परेल एक इलाका है मुंबई में, वहाँ की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो सबसे पहले विसर्जन के लिए पहुंची। और किस तरह से देखा आपने कि हमारे जो सहयोगी थे अतुल, वो भी पूरी तरह से गणपति बप्पा के रंग में रंगे नजर आए। और यही एक ये 10 दिनों का जो उत्सव रहता है, और यहाँ से कह सकते हैं कि उत्सवों की शुरुआत हो जाती है। हम सभी यही चाहेंगे कि सुख समृद्धि बनी रहे। और केवल महाराष्ट्र ही क्यों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गणपति बप्पा की जो जोश है वो देखते बनता है। हम आपको हैदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। 70 फीट ऊंचे गणपति बप्पा की विदाई की ये तस्वीरें हैं। खैरताबाद में जो हैदराबाद का एक खास इलाका है, वहाँ पूजा के बाद 70 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा का हुसैन सागर झील में विसर्जन किया गया। और चलिए, हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई और इस वक्त आखिर सबसे ज्यादा जो निगाह है लाल बाग के राजा पे, तो उनकी विदाई यात्रा पहुंची कहां है ये जरा देखिए। अब आप देखिए, अब जैसे जैसे शाम गहराती जाएगी, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल बाग के राजा की, ये लाइव तस्वीरें हैं।
मंडप से निकलते हुए, पांडाल से निकलते हुए सोचिए कितना जोश है कि अभी भी पूरी तरह से ये जो यात्रा है वो कह सकते हैं 1% भी आगे नहीं बढ़ी है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोग लाल बाग के राजा के अंतिम दर्शनों के लिए भी किस तरह से उमड़े हैं कि रास्ते में बप्पा को खुद रुक रुक कर उन्हें दर्शन देना है, क्योंकि बहुत सारे दर्शनार्थी ऐसे होंगे जो शायद इन 10 दिनों में जिस तरह की भीड़ है, कार्यवश या बाकी अपनी किसी काम की वजह से नहीं, उनके लिए आखिरी मौका है और आखिरी मौका जिन्होंने दर्शन कर भी लिया है। और यही वजह है कि आपका पसंदीदा चैनल ET Now स्वदेश भी आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप लाल बाग के राजा के घर बैठे दर्शन, ये जो विदाई यात्रा है ये बड़ी मायने रखती है। आप इस उम्मीद के साथ अपने प्रिय को विदा कर रहे हैं कि वो फिर एक बार आएंगे, लौटेंगे और आपका आतिथ्य, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, इन सभी को एक बार फिर वो महसूस करेंगे। जो मनोकामनाएं इस बार अधूरी रह गईं या जो प्रार्थनाएं इस बार कमी रह गईं, वो अगली बार आप बचा के रखिए, अगली बार फिर बप्पा दर्शन देंगे। तो ये बड़ा ही अद्भुत क्षण। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। सीमित दायरे में कारोबार के बाद निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 25,400 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 35 अंकों की मजबूती दिखी। आईटी, रियल्टी, FMCG शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। बाजार का पूरा एक्शन बता रही हैं अशेषा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए। एक पॉइंट पर केवल 5 अंक दूर थे हम ऑल टाइम हाई लेवल से, और दिन के एंड तक देखें तो 25,400 के पार निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक्शन दिखा। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी। याद रखें कोफोर्ज के मैनेजमेंट से कुछ अच्छी कमेंट्री आई। इसी के अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी एक आईटी सेक्टर पर रिपोर्ट थी। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था आईटी सेक्टर आज के ट्रेडिंग सेशन में। एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और LTI माइंट्री, ये तीनों स्टॉक्स टॉप गेनर्स थे निफ्टी आईटी इंडेक्स पर। लूजिंग साइड पर आईटी सेक्टर की तो हमने बात की। मेटल सेक्टर की चमक आज थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आई। सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था। 0.5% की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो NMDC, हिंदुस्तान कॉपर और सेल, इन तीनों ही स्टॉक्स में आज भारी गिरावट दिखी। इसके अलावा PSU बैंकिंग शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पर भी कमजोरी दिखी आज के ट्रेडिंग सेशन में। याद रखें पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है इस सेक्टर में और कंटिन्यू होती हुई नजर आई। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक तीनों ही स्टॉक्स टॉप लूजर्स थे निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स में। बट ऑल इन ऑल अच्छा दिन रहा। ऑल टाइम हाई लेवल्स तक पहुंच तो नहीं पाए लेकिन काफ़ी नज़दीक थे उन लेवल से। 25,400 के पार भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। शुक्रिया शेषा। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी जिनय नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी तो आइए देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट खबरें स्टॉक स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो आज हमें नज़र आई। पहला तो रहेगा रिसेंट IPO बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। आज कंपनी ने हमें 10% का अपर सर्किट देखने मिल रहा है। दमदार तेज़ी जब से IPO लिस्ट हुआ है तब से हमें देखने मिल रही है। आज इसी के साथ एक फिलिप कैपिटल का नोट भी आया था जहाँ पे उन्होंने बाइंग रेटिंग इनिशिएट किया और इसका जो टारगेट प्राइस है वो कर दिया है 210 रुपये का। उनका मानना है कि कंपनी का बैलेंस शीट जो है अगले 3 साल में वहाँ पर हमें 2 लाख करोड़ देखने मिल सकता है। इसी के साथ अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है हाल ही में लिस्ट हुआ ओला इलेक्ट्रिक। आज हमें 4% की दमदार तेज़ी देखने मिली और इसके पीछे 2 ब्रोकरेजेस नोट थे। पहला था बैंक ऑफ अमेरिका बोफा की तरफ से जहाँ पे उन्होंने बाइंग रेटिंग इनिशिएट किया और उसका जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 145 रुपीज़। उनका मानना है कि कॉस्ट लीडरशिप और टेक्नोलॉजी कंपनी को अपने सेक्टर में विन करने के लिए हेल्प करेगा। इसी के साथ दूसरा नोट हमें देखने मिला गोल्डमैन सैक्स के, वहाँ से भी उन्होंने इनिशिएट किया है बाइंग रेटिंग। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 160 रुपये। उनका मानना है कि
ओला अपना जो एबिटा ब्रेक इवन है वो कर सकती है FY27 में। इसी के साथ अगला स्टॉक फोकस में रहेगा वो होगा, जो फोकस में था वो था स्पाइस जेट। सोर्सेज की माने तो कंपनी अपना QIP ओपन करने जा रही है। कंपनी करीब 3000 करोड़ रेस करने जा रही है और कंपनी के सोर्सेज से माने तो उनका बोलना है कि उनको ऑलरेडी 3000 करोड़ से ज़्यादा के ऑफर्स रिसीव हो चुके हैं। अगर हम इसकी इशू साइज़ की प्राइस की बात करें तो वो करीब हमें देखने मिल सकता है 61.6 रुपीज़ पर, वो जो कि 5% डिस्काउंट पर चल रहा है अपने फ्लोर प्राइस से। इसी के साथ अगला जो फोकस में रहेगा वो था CDS इंडस्ट्री, क्योंकि UBS का हमें एक ब्रोकरेज नोट आते हुए दिखा। IGL पर उन्होंने अपग्रेड किया है बाय रेटिंग, पहले उनकी सेल रेटिंग थी इसके ऊपर, और उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो 400 रुपये से बढ़ाकर अब कर दिए हैं 700 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ MGL पर भी उन्होंने अपने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो हाइक कर दिया है 2400, और उनका मानना है कि कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है वो उन्हें सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। और लास्टली बजाज ऑटो फोकस में रहेगा। कंपनी में हमें 2% की दमदार तेज़ी देखने मिली, और इसके पीछे कारण है कि कंपनी ने आज अपनी 2 नई बाइक्स लॉन्च किए। पहले तो है ट्रायम्फ स्पीड T4 और दूसरी है MY25 स्पीड 400, और ये जो दोनों की बाइक्स की प्राइस रेंज है वो करीब निकल कर रही है 2.17 से 2.4 लाख रुपीस। शुक्रिया जिन्हें 5 का पंच बताने के लिए। इधर महाराष्ट्र ने अपनी हेल्थ केयर स्कीम में बदलाव किया है। कैशलेस हेल्थ स्कीम में इंश्योरेंस मॉडल को समाप्त करके ट्रस्ट मॉडल का ऐलान किया गया है। बड़ा बदलाव है, और इस बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। जी अनुराग, बताएं आखिर ये बदलाव क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या है? महाराष्ट्र सरकार की जो पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जिसमें सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने 14 सितंबर से ये फैसला लिया है कि जो इंश्योरेंस मॉडल पे पिछले 12 साल से स्कीम चल रही थी उसे ट्रस्ट मॉडल पे शिफ्ट कर दिया गया है, यानी हॉस्पिटल्स को सरकार के द्वारा सीधा पैसा दिया जाएगा। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक एक सरकार के द्वारा एक कमिटी गठित की गई थी, और कमिटी का जो सुझाव था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है और सरकार के द्वारा 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस स्कीम पे खर्च किया जा रहा है। यूनाइटेड इंडिया के द्वारा इसका टेंडर जीता गया था। 1300 रुपये प्रति परिवार को जो है प्रीमियम जो है कंपनी को मिल रहा था, और कुल जो राशि प्रीमियम पे महाराष्ट्र सरकार दे रही थी वो 3000 करोड़ से ज़्यादा की थी। लेकिन सरकार ने अब निर्णय लिया है 14 सितंबर से कि ये जो ट्रस्ट मॉडल पे है अब आगे जाया जाएगा, इंश्योरेंस मॉडल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो आम लोग हैं उन पे ज़्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन जो 12 साल से मॉडल चल रहा था, जो स्कीम थी इंश्योरेंस मॉडल के जरिए, उसे अब ट्रस्ट मॉडल पे शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। इधर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में टाटा पावर का फोकस किन अहम प्रोजेक्ट्स पर है, साथ ही इस सेगमेंट में आगे निवेश को लेकर क्या रणनीति है, इस पर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा से खास बातचीत की। हमारे साथ मिस्टर प्रवीर सिन्हा है। सर, ईची नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। आपके हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और डोमेस्टिक कंपनीज को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले दिनों में? ये प्लेटफॉर्म जो आरी इन्वेस्ट है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे देश के लिए। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि ये प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा नॉट ओनली इंडियन इन्वेस्टर्स बट ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये शो करता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड पुश टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। और हम लोग टाटा पावर की तरफ से हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और हम इसमें हर इवेंट में वी लर्न न्यू थिंग्स एज ऑल्सो वी फील वेरी इनकरेज्ड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कैसे इसको आगे बढ़ा सकें। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान सर आपका क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्रेसिवली इस पर आगे बढ़ रही है, कई तरह की नई स्ट्रैटेजी भी है, इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स दे आर ऑलरेडी इनवाइटिंग बिड्स, तो टाटा पावर की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो टाटा पावर इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, चाहे लार्ज यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स हों। हमने ऑलरेडी 5 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स लग गए हैं, 5 अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं,
और इसके अलावा हम 10 गीगावाट और लगाएंगे अप टू 2030। इसके अलावा हम रूफटॉप सोलर में भी काफ़ी क्लोजली वर्क कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो पीएम सूर्य घर प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हमने लगाया है, जो गवर्नमेंट का विकसित भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल टाटा पावर इज इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन ईच ऑफ दीज एरियाज। और चलिए जाते जाते आपको एक अहम खबर बताते जाते हैं। भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत की खबर। जी हां, भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चीन में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने चीन को 1-0 से हराया और इस मैच में शुरुआत में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो पाया था, लेकिन मैच खत्म होने के चंद मिनट पहले ही भारत के लिए जुगराज सिंह ने गोल किया और गोल्ड पर मोहर लगा दी। चीन में पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी और उसे पहली ही बार में भारत ने शिकस्त दे दी और 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने हक में कर लिया भारत ने। और चलिए इसी शानदार खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।